नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत आने की बात बता रहा है। इस एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल की सच्चाई आज से शुरू हो गई है। आज अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो रुझान मिल रहा है उसमें बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं 4 तारीख को बीजेपी फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटें जीतने का भी दावा किया है और जनता को इसके लिए आभार भी जताया है। पार्टी सरकार बनने जा रही है और बाकी राज्यों में भी जहाँ सरकारें बननी है उन राज्यों में भी एक शुरुआत के रूप में इसको कह सकता हूँ। इसके साथ साथ कल जितने भी एग्जिट पोल आए सबने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 पार का मोटा आंकड़ा सबके द्वारा दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को सबके सब जितने एग्जिट पोल थे उन्हीं को अगर आधार मान लें तो पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव मतदान की प्रक्रिया 1 तारीख को संपन्न हो चुकी है। इसके साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देखिए, हम लोग अति उत्साहित नहीं है, बिल्कुल हमें पूर्ण भरोसा है और विश्वास है प्रदेश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि धामी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रदेश की जनता को दी हैं, बहुत सारे ऐसे जो काम है, विकास है, वो जनता को देने का काम किया। तो जनता ने उन पर मोहर लगाने का काम किया। यहाँ की जो 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड की, प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास जताया, उनके विकास पे विश्वास जताया, उनके तमाम उस कार्यों पर विश्वास जताया, प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास जताया और इस प्रदेश को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए धामी जी के ऊपर जो विश्वास जताया, इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए धामी जी के नेतृत्व में और माननीय महेंद्र भट्ट जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ का चुनाव हुआ। और 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो यहाँ की जो 5 लोकसभा सीटें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने लग रही है। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को कांग्रेस ने पूरे तरीके से नकार दिया है और चैनलों पर भी कांग्रेस ने पक्षपात होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जनता को जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनादेश आएगा और केंद्र में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने वाली है। जनता जनार्दन का आदेश सर्वोपरि होता है। एग्जिट पोल सामने आए हैं, निश्चित रूप से आपने सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको एनडीए को उनको बहुमत दिखाया है। चूँकि ये ऐसे चैनल्स का सर्वे है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, मोदी जी के पक्ष में बोलते हैं और अब चुनाव में भी उनका एक रवैया पक्षपाती रहा है। लेकिन जो आदेश जनता जनार्दन का होगा वो कांग्रेस स्वीकार करेगी। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारी आस्था हमेशा लोकतंत्र में रही है और यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली में रही है। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को सफलतापूर्वक कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान डीएम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया है कि जनपद चंपावत के दोनों विधानसभाओं 54 लोहाघाट और 55 चंपावत के लिए जिला मुख्यालय के गौरल चौड़ मैदान स्थित मतगणना केंद्र वन पंचायत भवन और नगर पालिका हॉल में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल में कोई भी कार्मिक एजेंट व्यक्ति मोबाइल नहीं ले जा पाएगा। इसे
ठीक करने के लिए सभी को मोबाइल मतगणना स्थल के बाहर ही जमा कराना होगा। दोनों विधानसभा में मतगणना 14 राउंड में संपन्न होगी। इसलिए 54 लोहाघाट में 14 मतगणना टेबल, 55 चंपावत में 12 मतगणना टेबल और दोनों विधानसभाओं में एक एक ARO टेबल लगाई जा रही है। जो हमारे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुरूप 4 जून मंगलवार को ठीक प्रातः 8 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम्स जो हमारे 2 विधानसभा के हैं वो ARO साहिबान द्वारा और जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके सामने खोला जाएगा। और उसके तत्काल पश्चात, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोस्टल बैलेट से गणना नहीं होनी है, तो इमीडिएटली हमारी EVMs की काउंटिंग यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही विधानसभाओं में विधानसभा चंपावत में 12 टेबल्स हैं और विधानसभा लोहाघाट में 14 टेबल्स निर्धारित किए हैं। इस प्रकार दोनों ही विधानसभाओं में ये गणना जो है 14 राउंड की चलेगी। 14 राउंड की गणना के बाद ये रिजल्ट्स कंपाइलेशन के लिए RO अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगर कोई इससे अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होती है तो लगभग 6 घंटे में ये गणना पूर्ण कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 कॉर्डन्स में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो भी ITBP, IRB और पुलिस का 3rd कॉर्डन इस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्टाफ, EVM और पॉलिटिकल एजेंट के एंट्री एग्जिट पे चेकिंग फ्रिस्किंग के अरेंजमेंट्स DFM DHHMD रखे जा रहे हैं। मीडिया सेंटर में पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना के बाद EVM का मूवमेंट रहेगा वो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ में रहेगा। और इसके अलावा फायर टेंडर, AS चेक, ये जो गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई किया जाएगा। देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी आत्महत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले की जांच हाईकोर्ट के जज को सौंपने की मांग की है। बता दें कि 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी ने 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। साहनी के पास से मिले सुसाइड नोट में गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता का भी नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग गुप्ता बंधुओं का नाम सामने आने के बाद मेरा नाम भी उछाल रहे हैं, जो सही नहीं है। मैं एक्स CM होने के नाते, राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिश की गई है, चाहे वो इंटेंशनली की गई है या करवाई गई है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस मामले को किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को, जो एक्टिव जो जज हैं उनको दे देना चाहिए। अगर CBI की जाती है, कल सच्चाई कुछ लोगों के अनुकूल नहीं आती तो कहेंगे साहब CBI तो केंद्र के अधीन आता है। अगर स्टेट की पुलिस करती है तो कहेंगे कि स्टेट की पुलिस तो राज्य सरकार के अधीन आती है। तमाम सवाल उठते रहेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर इस वर्ष देश के तमाम श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं पंजीकरण की संख्या और श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा अपने आप में नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसी क्रम में बता दें कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली बुकिंग की सेवा मॉनसून सीजन को छोड़कर बाकी सीजन के लिए सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। इस पर यूकाडा के अपर सचिव C रविशंकर ने बताया है कि मॉनसून अवधि को छोड़कर पूरी यात्रा सीजन की बुकिंग उनके द्वारा खोल दी गई थी। उसमें सितंबर तक की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। एक्चुअली हम लोगों ने मानसून अवधि को छोड़ करके एंटायर यात्रा सीज़न का बुकिंग खोल चुके थे। उसमें सितंबर तक का जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम सीट्स जो है बुक हो गया है। इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशंस होता रहता है। उस कैंसलेशंस के वजह से टिकट्स जो है कभी भी वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हेली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा।
बाकी जो ऑपरेटर्स जो संबंधित हेलीपैड्स में वहाँ गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी में रहते हैं, चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, पर इस बार ना तो यात्रियों की सुविधा के लिए कहीं शौचालय बनाए गए हैं और ना ही कहीं पेयजल की व्यवस्था है। ऐसे में सरकार के मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं, यात्री बेहाल हैं, इसलिए आज से हर यात्रा पड़ाव पर सरकार को चेताने के लिए यात्रियों को निःशुल्क जूस वितरित किया जाएगा। और स्वागत के रूप में हम सब लोग मिलकर, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो चाहे जनपद स्तर पर हो, हर जगह जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके लिए हमने आज उत्तरकाशी में और कल भटवाड़ी और डुंडा ब्लॉक में हमने इसी प्रकार से जूस वितरण की व्यवस्था की है। ये एक संकेत है सरकार के लिए, उस सरकार के लिए जिसने जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर दिया, पर आज चाहे चारधाम यात्रा में पानी की व्यवस्था को लेके हो, चाहे ग्राम सभाओं में पानी की व्यवस्था को लेके है, ये संपूर्ण सरकार फेल हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ये जो यात्रा चल रही है चारधाम यात्रा, और जिस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ यात्रा में है, एक संकेत है भारत की उत्तराखंड सरकार के लिए कि जिस तरह से जहाँ जहाँ पड़ाव हैं वहाँ पे ना पेयजल की, पीने के पानी की कहीं व्यवस्थाएं हैं, हजारों की संख्या में यात्री आ रहा है। और हम एक इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं, और हमने बार बार संकेत दिया, हमने जब शुरुआत हुई थी पार्टी उसकी यात्रा की तो भी हमने सरकार को चेताया था, जिस ढंग से शुरुआत में यात्रा से व्यवस्थित नहीं हो पाई। और आप देख लीजिए उत्तरकाशी का ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पे ना पीने का पानी है, ना यहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। फूलों की घाटी पहुंचकर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। वहीं उप वन संरक्षक बीबी मारतोलिया ने घांघरिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उप वन संरक्षक ने बताया कि पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घांघरिया वापस आना आवश्यक है। बेस कैंप घांघरिया में पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। साथ ही बेस कैंप घांघरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देसी नागरिकों को 200 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपये ट्रैक शुल्क निर्धारित है। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर खोल दिया गया है। पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, टिपरा ग्लेशियर और पूरे वैली का आनंद ले सकते हैं। इसमें पर्यटकों से विशेष आग्रह किया गया है कि फूलों की घाटी के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। आज अभी तक 30 पर्यटक प्रवेश कर गए हैं फूलों की घाटी में। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर मुर्गियों को ले जा रहे वाहन स्वाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन एनएच से गिरकर करीब 200 मीटर नीचे धून बडोली रोड में जा गिरा है। वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल चंपावत पहुंचा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनवसा में होने वाले कार्यक्रम के लिए बनवसा जा रहे डीएम चंपावत नवनीत पांडे और एसपी अजय गणपति ने दुर्घटना स्थल में जाकर ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति को खाई से निकलवाकर एनएच तक पहुंचवाकर चंपावत जिला चिकित्सालय भिजवाया है।
हरिद्वार के बहादुराबाद में ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर ग्राम प्रधान पर बहुमूल्य पंचायत भूमि को एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर को बेचने का आरोप लगाया है। ये भूमि बहादुराबाद थाना क्षेत्र के पास नेशनल पर स्थित है और इस पर फलदार पेड़ खड़े हैं। स्थानीय निवासियों और किसान नेताओं ने इस मामले में ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब उद्यान विभाग ने जांच शुरू कर दी है। हमारा मुद्दा यह है, हमारी जो ग्राम समाज की जमीन थी, उस जमीन का प्रधान जी वगैरह, नीरज प्रधान जी, सुनील प्रधान, उप प्रधान सुनील जी, पटवारी, इन लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया जिसमें ना तो किसी पंचायत के जो सदस्य हैं ना उनका कोई इसमें रोल है, और ये कई करोड़ रुपए की जमीन सतीश त्यागी को ट्रांसफर कर दी गई है। जब हम लोगों को पता लगा, हमने इसकी आवाज़ उठाई कि ये ज़मीन आप किसी प्रॉपर्टी डीलर या अन्य ऐसे आदमी के, प्राइवेट के नाम ये ज़मीन नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी किसान यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, किसान यूनियन बेदी का, और हम लोग 7 तारीख के बाद अगर ये हमें कोई जवाब नहीं देते तो डीएम साहब के कार्यालय के बाहर ही हम लोग अपना भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मामला ये है कि हमारे ग्राम सभा की जमीन ले दे के उन पर ये जमीन बची है 7-8 बीघे जमीन। इसे ग्राम प्रधान ने मिलकर ग्राम पंचायत सदस्यों सारे मिलकर एक फर्जी वो बनवाया, और प्रस्ताव, और जिस जमीन का प्रस्ताव है वो प्रस्ताव सिर्फ तय बजाय प्रस्ताव था, मगर ये जमीन का दिखा देगा, इसको कोई ऐसा कुछ है नहीं। वो जो जमीन हमारी करोड़ों जमीन है लगभग, और जो जमीन हमारी दिलाई गई है वो गई वो लाखों में है, मगर हमें जानना चाह रहे हैं इसको ग्राम सभा को क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। ग्राम प्रधान ने विश्वासघात किया है। रामनगर के ग्राम रिंडौड़ा में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर यूनिट टीम घटनास्थल पर पहुंची तो आग कार्बेट कलेक्शन, आर्ट गैलरी समेत 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। एफएसओ उमेश चंद्र ने बताया है कि फायर यूनिट ने पंपिंग कर आग को बुझाना शुरू कर दिया है। आग के विकराल रूप को देखते हुए जिला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर से एक फायर टेंडर की मांग की गई थी। घटनास्थल पर काशीपुर के फायर टेंडर से पंपिंग करके कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया है। 4:52 पर हमें सूचना मिली कि ढिकुली के पास जो है ग्राम रिगोड़ा में कुछ दुकानों में आग लगी हुई है, जिस पर फायर स्टेशन से मई गाड़ियों के प्रस्थान किया गया। जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ कच्ची झोपड़ियाँ बनी हुई थी जिन्हें दुकान और चाय पानी या नाश्ते वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऊपर से हाई टेंशन लाइट थी, तो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि लाइन गिरने से ही जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। जो कार्बेट कलेक्शन है उनका भी जो है कुछ नुकसान उनका भी हुआ है। नंदन सिंह और दीप रजवार जो हैं वहाँ पर, उनकी दुकानें जो थी वो कच्ची घास फूस की बनी हुई थी, वो जल के नष्ट हो गई हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर जल हर घर नल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी कई गांव में विभाग ने कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नल सूखे पड़े हुए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के पर्यटन रानीखेत विधानसभा के सोनी गांव में बीते 2 साल पहले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कनेक्शन किए गए थे, लेकिन 2 साल में भी नलों में पानी नहीं पहुंचा है। गांव में तकरीबन 1200 की आबादी है। गांव के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के चमड़ खान पंपिंग योजना अंतर्गत पाइपलाइन है। अब पेयजल शिकायत विभागीय अधिकारी और प्रशासन से की जाती है तो एक दिन नल में पानी आ जाता है। पानी की मात्रा कम रहती है। तकरीबन 10 से 15 परिवारों के कनेक्शनों में आज भी पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ रही है। हर घर नल हर घर जल। जिन घरों में नल
लगने के बावजूद भी आज भी पानी नहीं आ रहा ग्राम सभा सोनी में। मेरी लड़ाई उनके लिए भी है। आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होती है, अगर इस दौरान आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी तो जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगी उसके दूसरे दिन ही मैं आपके कार्यालय के समक्ष आंदोलन पर बैठूंगी और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ आप देखते रहें टीवी। नमस्कार।